नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका रेडिक्स वेब एजुकेशन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और FSSAI का जो रिटन एग्जाम होने वाला है 10 अक्टूबर को, उसके लिए फूड इनिशिएटिव्स को आज पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने आपको 8 फूड इनिशिएटिव्स डे 3 में समझाया था। तो उम्मीद है कि 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो मटेरियल मैं आपको आज दे रहा हूँ, ये कंप्लीट मटेरियल है। इसके बाहर से फूड इनिशिएटिव्स के बारे में कुछ भी आपको ना जानने की ज़रूरत है, ना ही लिखने की ज़रूरत है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हाँ, जो लोग फूड इनिशिएटिव्स के बारे में जानना चाहते हैं और जो लोग हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो भी फूड इनिशिएटिव्स के बारे में जानना उनको चाहिए, क्योंकि अब आज के टाइम पे हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, इन सब पे सारी की सारी डिस्कशन आज यहाँ पे करने वाले हैं और यही हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, व्हाट आर द फूड इनिशिएटिव्स। जैसे जब कभी भी आपके सामने अगर ये क्वेश्चन आता है कि फूड इनिशिएटिव्स क्या हैं, उनको डिस्क्राइब करिए, तो सबसे पहली बात ये कि आपको एक इंट्रोडक्शन देना है कि वास्तव में फूड इनिशिएटिव्स क्या है और क्यों FSSAI ने फूड इनिशिएटिव्स का इस्तेमाल किया, क्यों इनका यूज़ किया, क्यों उसको ज़रूरत पड़ी फूड इनिशिएटिव्स की। तो ये सारी चीज़ें आपको 3 पार्ट में करके लिखनी है, या तो इंट्रोडक्शन, उसके बाद फिर बॉडी, और बॉडी में आप जितना बढ़िया लिख सकते हैं उतना बढ़िया लिखिए। उसके बाद फिर आपका आ जाएगा लास्ट में कंक्लूजन। तो सबसे बड़ी बात, इन द प्रीएम्बल टू FSS एक्ट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि FSS एक्ट क्या है। और इतनी उम्मीद मुझे है कि मैंने आपको पहली क्लासेस में ये बता रखा है। FSS एक्ट कुछ और नहीं है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसके बारे में हमने डे 1 की क्लास में काफ़ी ब्रीफ में, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है, तो आपको ये ध्यान रखना भी होगा। In the preamble to FSS Act 2006, the FSSAI is expected to ensure availability of safe, wholesome, nutritious food for public consumption। यानी कि पब्लिक हेल्थ को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, जो FSSAI है उसने FSS एक्ट, जिसकी तर्ज पर FSSAI बना है, उसकी प्रियम्बल में, उसकी प्रस्तावना में ये लिखा है कि पब्लिक क्या कंज्यूम करे, पब्लिक सेफ कंप्लीट फूड, न्यूट्रिशियस फूड को कंज्यूम करे। और इसको कौन इंश्योर करेगा? इसको इंश्योर करेगा FSSAI। चलिए आगे, द सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड, जिसको हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में? SNF। देखिए, ये टर्म्स आपको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा एग्जाम जो होने वाला है वो रिटन है, सब्जेक्टिव पेपर है। वो ऐसा नहीं कि टिक मार्क कर दिया और निकल गए, है ना। तो द SNF इज अ नेशन वाइड कैंपेन टू हेल्प पीपल ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट राइट। जो खाइए वो सुरक्षित खाइए, हेल्दी खाइए और ईट राइट यानी कि सही चीज को खाइए। नॉट ओनली एट देयर होम बट ऑल्सो देयर वर्क प्लेस और आउटसाइड। देखिए होता क्या है, जब हम कोई भी फूड कंज्यूम करते हैं तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं? या तो हम घर पे खाते हैं, या फिर हम जहाँ पे काम करने जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे वहाँ खाते हैं, या फिर रास्ते में चलते हुए गए और आउटसाइड कुछ भी देखा, चाट, टिक्की, बर्गर, वो खा लिया, चाउमीन वगैरह, है ना। तो बेसिकली हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या खाना है। इसीलिए फूड इनिशिएटिव्स में एक फूड इनिशिएटिव आप ये भी पढ़ोगे, स्मार्ट फूड कंज्यूमर, क्योंकि हमें अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि हमें मीठा पसंद है तो दिन भर रात भर हम शुगर ही खाते जा रहे हैं, है ना। तो क्या फूड आप एक्सेप्ट करते हो, ये बेसिकली एक स्मार्ट फूड कंज्यूमर को पता होना चाहिए। द SNF इज अ नेशन वाइड कैंपेन। देखिए बेसिकली होता क्या है ना, जब कभी भी फूड इनिशिएटिव की बात करते हैं तो आपने ऐड वगैरह में भी देखा होगा कि विराट कोहली हो गए या फिर राजकुमार राव हो गए, ये लोग सेफ फूड का ऐड करते हैं कि आपको क्या खाना चाहिए। तो SNF इज अ नेशन वाइड कैंपेन टू हेल्प पीपल ईट सेफ, ईट हेल्दी एंड ईट राइट। ये 3 कीवर्ड्स पहले ध्यान रखिएगा। नॉट ओनली एट देयर होम बट ऑल्सो देयर वर्क प्लेस और आउटसाइड। चलिए, फॉर दिस पर्पज FSSAI स्टार्टेड वेरियस इनिशिएटिव्स। These initiatives promote safe and healthy diets through its resource books। यानी कि FSSAI ने कई बुकलेट्स लॉन्च की हैं, जैसे पिंक बुक हो गई, है ना, येलो बुक हो गई, ऑरेंज बुक हो गई। अभी मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा इन सारी रिसोर्स बुक्स के बारे में। तो
पहला तो ये कि आपके पास कुछ हैंड रिटन बुकलेट्स होनी चाहिए, इसलिए एफएसएसआई ने क्या किया, आपको रिसोर्स बुक्स पब्लिक अवेलेबल कराई। दूसरा ये ट्रेनिंग टू कंज्यूमर एंड इंस्टीट्यूट्स। अब देखिए, सबसे पहली बात ये कि कंज्यूमर्स यानी हम आम जनता जो खाना खाते हैं, जो फूड कंज्यूम करते हैं, वो उनको पता होना चाहिए, यानी कि वी शुड बी अ स्मार्ट कंज्यूमर्स। एंड दूसरा, दो इंस्टीट्यूट्स, कौन से इंस्टीट्यूट्स, जो इस फूड प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग हो गया है ना, उसकी प्रोसेसिंग हो गई, वो मार्केट में है, उसकी सेलिंग हो गई, वो पक के आपकी टेबल पे रखा हुआ है, तो ये जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए और होटल्स हो गए, है ना, स्ट्रीट फूड वेंडर्स हो गए, तो इनकी भी ट्रेनिंग आवश्यक है। यानी कि केवल हमें नहीं जानना है, उनको भी जानना है, और केवल उन्हें ही नहीं जानना, हमको भी जानना है। हमें भी पता होना चाहिए कि क्या खाना है, और उनको भी ये पता होना चाहिए कि क्या खिलाना है ना। टेस्ट के साथ साथ, जैसे आपने शायद अभी सुना होगा कि बड़े बड़े होटल्स में क्या होता है, आप जब खाना खाने जाते हो तो सब्जी वगैरह आपको बहुत टेस्टी लगती है और आप बार बार वहाँ जाने की कोशिश करते हो। होता क्या है कि वो वहाँ पे बहुत हल्की सी नॉर्मल मात्रा में अफीम का इस्तेमाल करते हैं। अब उससे क्या होता है, ऐसा नहीं कि उससे हमारा कुछ भी हेल्थ का इश्यू जनरेट होता है, नहीं, लेकिन उससे होता क्या है कि जब कभी भी हम उस खाने को खाते हैं तो हम अगर 2-3 बार खा लिए तो हमें उस खाने की लत पड़ जाती है और एक तलब, एक नशा आ जाता है उसके लिए कि अब हमें खाना है तो वही खाना है। हफ्ते 10 दिन पे, 4 दिन 5 दिन पे हमें बस लगता है कि यार चलो वहीं चलते हैं, वहीं खाना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इसके लिए भी एफएसएसआई लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, और उसको वो ये सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है। तो रिसोर्स बुक्स के थ्रू हमें चिल्ड्रंस को इन सबको डाइट्स के बारे में बताना, प्रमोट करना, ट्रेनिंग हमारी भी और इंस्टीट्यूट्स की भी। ऑनलाइन सोर्सेस यानी जैसे एसएनएफ पोर्टल हो गया, यानी कि सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड पोर्टल। तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है जो आपको बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए और किस तरह के आप एक स्मार्ट कंज्यूमर बन सकते हैं। थ्रू एडवर्टाइजमेंट, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि कोहली हो गए, है ना, राजकुमार राव जी हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ऐड करते हैं, क्योंकि जब कोई सेलिब्रिटी ऐड करता है ना तो उसका इफेक्ट जनता पे ज़्यादा जाता है। तो इस तरह के कुछ इनिशिएटिव्स हमारी एफएसएसआई ने स्टार्ट किए हैं। चलिए अब धीरे धीरे करके पहले हम रिसोर्स बुक को समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो हमारी रिसोर्स बुक है वो है पिंक बुक। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एफएसएसआई इज प्लीज टू प्रेजेंट यू द पिंक बुक। अब क्या है ये पिंक बुक? योर गाइड फॉर सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट होम। मतलब आपकी गाइड है ये, कहाँ पर, जब आप एसएनएफ फूड की बात करते हो, कहाँ पर करते हो, एट होम करते हो। बात समझ में आ रही भाई? दिस बुक हैज बीन डेवलप्ड स्पेशली फॉर किचन्स इन इंडियंस। मतलब किचन में जो लेडीज वगैरह हैं जो खाना बनाती हैं, देखिए आपको ये पिक भी समझ में आ रही होगी, है ना, खाना बनाती हैं, तो उनको भी किस तरह से फूड की प्रोसेसिंग करनी है कि खाना टेस्टी भी बने और खाना हमारा हेल्दी भी हो। क्योंकि वहाँ पे एक घर में क्या होता है, एक घर में कंबाइंड लेवल के पर्सन्स होते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, है ना, वहाँ पे अडल्ट्स भी हैं, वहाँ पे बुजुर्ग लोग भी हैं, तो आपको हर एक को देखकर चलना है। तो इन सब के लिए पिंक बुक का इस्तेमाल किया जाता है। और पिंक बुक जो है एक तरह की बुकलेट है जो किचन, बेसिकली लेडीज़ के लिए है, जो किचन्स वगैरह में होम पे काम करती हैं और खाने का, फूड का प्रोसेसिंग करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्ट। अब डार्ट क्या है? देखिए सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म समझ लीजिए, आगे चल के हम लोग इसको समझेंगे। डिटेक्ट अडल्ट्रेशन रैपिड टेस्ट, है ना, डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्टिंग as a part of a mandate to ensure safe food to the citizens. Food Safety and Standards Authority of India conducts testing of foods for different type of adulterants. अब बेसिकली है क्या, इंडिया में ना मिलावट जो है ना वो बहुत ज़्यादा चरम मात्रा में है। अगर दूध गाय नहीं दे रही है तो उसमें स्टार्च वगैरह मिलाकर दूध बनाया जाता है। आपको याद होगा कि मथुरा में अभी 2-3 साल पहले की बात है, 40,000 लीटर
फेक दूध यानी कि जो डिटर्जेंट से बना हुआ दूध है वो पकड़ा गया था छापेमारी में। अब समझो, अगर नॉर्मल दूध की तरह डिटर्जेंट का दूध भी दिख रहा है तो जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स वगैरह हैं, एफएसओज, वो कैसे पता करते हैं? अब वो क्या जाएंगे और 40,000 लीटर दूध को 1 महीना 1.5 महीना बैठकर उस पर टेस्टिंग करेंगे? नहीं, ये रैपिड टेस्ट होते हैं जो मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दे देते हैं। आप ये चेक कर लेते हो एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर कि ये जो फूड आपके सामने है, ये जो मिल्क आपके सामने है, ये जो ऑयल आपके सामने है, जो भी इस तरह की चीज़ें हम कंज्यूम करते हैं वो प्योर है, वो सेफ है, या फिर उसमें कुछ अल्टरेंट्स मिलाए गए हैं, है ना। जैसे आपको बहुत अच्छे से आइडिया होगा कि जब दीपावली वगैरह आती है तो क्या होता है। दीपावली वगैरह आने, देखिए मैं अडल्ट्रेंस पे भी नहीं जा रहा हूँ, दीपावली वगैरह जब आती है तो क्या होता है, आप अगर बात करते हो कि काजू कतली वगैरह की, काजू की बर्फी वगैरह की, तो आपको ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बड़े बड़े मिठाई के संस्थानों में भी, यानी कि बहुत टॉप लेवल की मिठाई की दुकानें हैं, वहाँ भी काजू की जगह पे मूंगफली का इस्तेमाल कर लिया, काजू की जगह पे उन्होंने आलू का इस्तेमाल कर लिया। तो वो बेसिकली सब्स्टिट्यूट्स का इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उनका प्रॉफिट लेवल ज़्यादा हो जाए, और इसीलिए दीपावली वगैरह पे या त्योहारों पे ज़्यादा छापेमारी होती है, क्योंकि मिलावटी ज़्यादा होता है वो सामान, है ना। तो डार्ट क्या करता है, वो एडल्ट्रेंट्स को डिटेक्ट करता है रैपिडली, उसी के लिए टेस्ट किए जाते हैं। तो ये डार्ट की भी एक बुकलेट है कि किस तरह से कैसे टेस्ट किए जाएं कि हमारा रिजल्ट 2 से 3 मिनट में हमें ये बता दे कि ये हमारा प्योर फूड है या फिर ये मिलावटी फूड है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे। येलो बुक, येलो बुक क्या होती है? अब देखो, आपको यहाँ पे चिल्ड्रंस वगैरह दिख रहे हैं ना, तो द येलो बुक इज एम्ड एट इनकलकेटिंग होलसम फूड हैबिट्स एट अ यंग एज। यंग एज का मतलब एकदम छोटी एज की बात कर रहे हैं। एज हैबिट्स फॉर्म इन आवर अर्ली ईयर्स स्टे विद अस फॉर लाइफ। अब जैसे देखो, होता क्या है, जब कभी हम लोग छोटे थे तो जो लोग सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर वगैरह में पढ़ते थे तो उनको खाने से पहले हाथ धुलवाया जाता था और बैठ के भोजन मंत्र पढ़वाया जाता था, है ना, ये सब होता था। तो जब हम छोटे से ये सारी चीजें देखते और करते चले आते हैं तो ये हमारी हैबिट बन जाती है। तो जब भी हम खाना खाने जाएंगे तो हम हाथ धोकर जाएंगे, है ना। तो येलो बुक में यही सारी चीज़ों का जिक्र है। ये एक मतलब मैनुअल टाइप का आप बोल सकते हो, जो बताता है छोटे एज के यंगस्टर्स को कि आप किस तरह से खाना खाने से पहले या खाना खाते समय या खाना खाने के बाद अपने फूड को सेफली कंज्यूम करो, ताकि आपके अंदर जो भी डाइट जाए वो आपकी हेल्थ का इश्यू ना क्रिएट करे, है ना। अब देखिए, जब येलो बुक की बात करते हैं तो 3 तरह के लेवल वहां पे होते हैं। येलो बुक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात है 4 से 7 साल के लड़कों की बात करते हैं। तो 4 से 7 साल के लड़कों की अगर बात करेंगे तो वो बेसिकली लेवल 1 हो गया, है ना। लेवल 1 4 to 7 ईयर्स के लिए। लेवल 2 की अगर मैं बात करूं तो 8 to 12 ईयर्स, और अगर मैं लेवल 3 की बात करूं तो ये 13 से आगे चलता है ना। तो बेसिकली एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारी येलो बुक है वो बेसिकली किसकी है? चिल्ड्रंस के लिए। तो मैंने आपको अभी 3 तरह की बुक्स बताई हैं, जरा ध्यान रखिए इन सब के बारे में, क्योंकि भूलना नहीं है कुछ भी और हमें सबका जिक्र करते हुए चलना है। और अपने टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि 2 घंटे में ही सब कुछ करना है, ये भी आपको पता है। मतलब अपना 75% का जो सेक्शन है उसको भी कवर करना है 2 घंटे में ही, और 25% का जो सेक्शन है उसको भी 2 घंटे में कवर करना है। यानी हमारे पास टाइम वास्तव में सच में देखा जाए तो बहुत नहीं है दोस्त, है ना। तो मेंटेन करते हुए चलना। द कंटेंट इज डिवाइडेड इनटू एज अप्रोप्रिएट मॉड्यूल्स। ठीक है, आप इसको पूरा पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो। मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करूंगा क्योंकि ये कंप्लीट मटेरियल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स भी हैं इसमें। चलिए, ऑरेंज बुक। ऑरेंज बुक क्या है? ऑरेंज बुक सर्व्स अ गाइड फॉर जनरल प्रैक्टिसेस रिकमेंडेड फॉर इंश्योरिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एट देयर वर्क प्लेस। अब देखो, सबसे पहली बात, खाना कहाँ कहाँ खा सकते हैं? होम पर और वर्क प्लेस पर। ठीक है, होम पर हमने आपको क्या बताया? पिंक बुक बताया, और ये पिंक बुक किसके लिए थी? बेसिकली किचन्स वगैरह के लिए। बोलो, बात समझ में आ गई?
वर्क प्लेस पे हमने आपको क्या बताया, ऑरेंज बुक बताया। और हाँ, प्री में इससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ऑरेंज बुक किसके लिए है, बेसिकली वर्क प्लेस के लिए है। बोलो, दोनों बातें क्लियर हो गई। फिर मैंने आपको येलो बुक बताया। येलो बुक बेसिकली किस चीज़ के लिए है, ये चिल्ड्रंस के लिए है ना। और मैंने आपको इसमें 3 लेवल बताए, एक 4 to 7, एक 8 to 12 और एक 13 से आगे। और चौथी मैंने आपको बताई डार्ट, रैपिड टेस्ट वगैरह के लिए। तो ये 4 रिसोर्स बुक्स बेसिकली हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एसएनएफ की बात करते हैं कि सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड है क्या और क्यों, क्या इसका पर्पस है। बेसिकली टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड बिहेवियरल चेंज अमंग सिटीजन्स अराउंड फूड सेफ्टी हाइजीन। एक बात और ध्यान रखना, स्पेलिंग वगैरह का जरा ध्यान रखना भाई। हाइजीन की स्पेलिंग जो है ना वो होती है HYGIENE। एंड हेल्दी डाइट्स इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ एट होम, स्कूल, वर्क प्लेस, वाइल ईटिंग आउटसाइड। मैंने आपको बताया कि हम फूड कहाँ कहाँ कंज्यूम कर सकते हैं। हम या तो अपने होम पे कंज्यूम करेंगे, हम या तो आउटसाइड कंज्यूम करेंगे, हम या तो अपने वर्क प्लेस पे कंज्यूम करेंगे। बेसिकली हाउस से ध्यान रखो, हम 3 जगह पे फूड कंज्यूम कर सकते हैं, है ना। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का जो वर्क प्लेस है वो बेसिकली उनका स्कूल है। The philosophy is to create informative content and engagement material along with simple messaging, asking citizens to be aware, to cognizant and be respective to SNF। यानी सीधी सी बात है, हमें किसको, हमें केवल और केवल इंस्टीट्यूट्स पे ही फोकस नहीं करना है ना। हमें फोकस और किस पे करना है, हमें बेसिकली अपने कंज्यूमर्स को भी स्मार्ट बनाना है कि वो क्या खाएं। ऐसा ना हो कि जब मन किया शाम को, अगर शाम हो गई तो पहुंच गए दारू के ठेके पे और ठर्रा लेके खड़े हो गए वहां पे। नहीं यार, बी स्मार्ट कंज्यूमर, क्योंकि अपना जो बॉडी का कंस्ट्रक्शन है ना वो हमें बहुत सही रखना है। और अगर आप आगे कुछ भी बड़ा करना चाहते हो तो बॉडी आपकी बहुत फिट होनी चाहिए, है ना। इसीलिए पहले के ज़माने में क्या होता था कि मॉर्निंग में व्यक्ति उठता था, और हालांकि वो बाहर जाना उतना सही नहीं होता है फ्रेश वगैरह होने के लिए, लेकिन आदमी कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर जाता था, फिर 1-1.5 किलोमीटर वापस आना, तो उसकी एक तरह से मॉर्निंग वॉक हो जाती थी वहाँ पे। और एक नासा बोल रहा हूँ, एक स्टडी में निकला है, अमेरिकन स्टडी में, कि अच्छा इंडिया की नहीं इसलिए लोग अमेरिकन स्टडी बोल तो ज़रा भी है वो भरोसा करते हैं। तो अमेरिकन, वास्तव में अमेरिकन स्टडी है। अमेरिकन स्टडी में निकला है कि 7 बजे से पहले मॉर्निंग में यदि आप सन रेज लेते हो, है ना, मॉर्निंग में 7 बजे से पहले यदि आप सनरेज लेते हो, सूरज की किरणें आपकी बॉडी को अगर टच करती हैं, स्पर्श करती हैं, तो जो एनर्जी का लेवल आपका जनरेट होता है वो एनर्जी का लेवल आप 7 बजे के बाद, यानी सुबह 7 से लेकर शाम को 7 तक कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, 7 बजे से पहले की एक्सरसाइज और 7 बजे के बाद की एक्सरसाइज कम से कम ये मान के चलो इसका 50% भी एनर्जी जनरेट नहीं कर पाती हैं। अब सोचो क्या फ़र्क रहता है। तो हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पहले के लोग थे, वो काफ़ी होशियार हुआ करते थे। वो चीज़ों को हमें अडॉप्ट कराने के बहुत सारे तरीके रखते थे। केवल रूल्स बना देने से तरीके नहीं अडॉप्ट किए जाते हैं, है ना। उसके लिए बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये तो अमेरिकन स्टडी में निकला है भाई, कि मतलब सुबह 7 बजे से पहले यदि आप सनरेज लेते हो, उसमें एक्सरसाइज करते हो, तो जो एनर्जी का लेवल जनरेट होगा, आप पूरे दिन भर कभी भी एक्सरसाइज करो उसमें आप उसका 50% भी जनरेट नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो इसी तरह से हमें इनिशिएटिव्स के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब चलिए मैं बात करता हूँ बेसिकली फूड इनिशिएटिव्स की, कि एफएसएसआई ने क्या फूड इनिशिएटिव्स यहाँ पे इन्वॉल्व किए हैं, रखे हैं। तो देखिए 8 तरह के फूड इनिशिएटिव्स हैं। ईट राइट इंडिया सबसे पहला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रत्येक भारतीय को पता होना चाहिए कि उसको खाने का अधिकार क्या है। फास्टैग, फूड फोर्टिफिकेशन, क्लीन स्ट्रीट फूड, जिसमें हम प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड के बारे में पढ़ेंगे, फूड स्मार्ट कंज्यूमर, फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स, भोग एंड डार्ट। ये बेसिकली 8 तरह के फूड इनिशिएटिव्स हैं जिनको हमें आगे चल के पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप फूड इनिशिएटिव्स पढ़ रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव भी पता होना चाहिए। टू हेल्प सिटीजन्स ईट सेफ, ईट राइट एंड बी स्मार्ट फूड कंज्यूमर, ये इनिशिएटिव का एक ऑब्जेक्टिव है। ईटिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड इज अवर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स बट ऑल्सो इट्स आवर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट बिगिंस एट होम।
देखो होता क्या है, जो मेजोरिटी इंडियंस हैं वो क्या करते हैं, वो बेसिकली खाना घर पे खाते हैं, है ना। जो मेजोरिटी इंडियंस हैं वो खाना कहाँ पे कंज्यूम करते हैं, घर पे खाते हैं। इसीलिए पिंक बुक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो घरों के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जब भी हमारी खाने की शुरुआत होती है तो घर से होती है। The majority of people in India still eat food prepared at home. Yet with the growing families and out of fast-paced lifestyle, we neglect our health and have forgotten our age-old wisdom of eating safe and wholesome food. तो मेरे ख्याल से आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा कि बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव है फूड इनिशिएटिव्स का, कि सेफ खाना है, राइट खाना है और स्मार्ट फूड कंज्यूमर बनना है। ऐसा नहीं कि भोबा बन गए, पेट निकला है लटका पड़ रहा है ना। ईट राइट इंडिया, सबसे पहली बात कि ये जो ईट राइट इंडिया है वो क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर है, जरा समझिए। पहले तो इसकी टैगलाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन, है ना। इसकी जो टैगलाइन, अच्छा इसकी जो टैगलाइन है ना, वो टैगलाइन आप एज इट इज लिखना, ऐसा नहीं कि आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दो। सही भोजन बेहतर जीवन विद द राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ डाइट रिलेटेड डिजीज। देखो सबसे मेन जो रीज़न है ना, वो हमारा डाइट रिलेटेड डिजीज़ के कारण। ये बाहर की बीमारियां हमें कम पकड़ती हैं, लेकिन डाइट के कारण जो बीमारी होती है ना, देखो कहा गया है कि सारी की सारी बीमारियों का जड़ हमारा पेट है। अब पेट का मतलब क्या, पेट नहीं है जो भगवान ने पेट दिया, पेट का मतलब इसका ये है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं और हमारा लाइफस्टाइल क्या है, यानी कि हम कब खाते हैं। बात समझ में आ रही है, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या खाते हैं और कब खाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारी डाइट के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए। और हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बेसिकली अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब करने वाले लोग, उनका टाइम का कोई ऑर्डर नहीं होता है कि वो वास्तव में कब लंच करेंगे, कब डिनर करेंगे। जब समय मिल गया तब जाके खा लिया, जब समय मिल गया तब नहीं खाया, जब समय मिल गया तब जाके सुट्टा मार लिया। तो बेसिकली बात क्या है ना कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, कभी हम रात में 2 बजे खाना खाते हैं तो कभी हम सुबह, कभी हम रात में 7 बजे ही खा लेते हैं, कभी हम 12 बजे खाते हैं तो कभी हम 4 बजे ही खाते हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि हमारा कोई रूटीन नहीं है कि हमें वास्तव में खाना कब खाना है, क्या खाना है, कुछ भी मिल गया खा लिया, है ना। तो ये सब जो है ना, ये हेल्थ इश्यूज क्रिएट करते हैं, ये डिजीज इश्यूज क्रिएट करते हैं। वी नीड टू बी मोर कॉन्शियस एंड माइंडफुल टू आवर डाइट्स, क्योंकि भाई हम स्वस्थ रहेंगे तो ही तो आगे कुछ कर सकते हैं। पता लगा बीमारी से ग्रसित हैं तो क्या काम करेंगे। Thus FSSAI has started an effort on large scale to transform the food system in order to ensure safe, healthy and sustainable food for all citizens through the Eat Right India movement। यानी कि ईट राइट इंडिया के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया गया, जिसकी टैगलाइन क्या थी, सही भोजन बेहतर जीवन। और वो जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट है वो 10 जुलाई 2018 को लॉन्च किया गया है। ईट राइट मूवमेंट ब्रिंग्स टुगेदर 3 एक्टिव इनिशिएटिव्स ऑफ एफएसएसआई। एफएसएसआई के 3 तरह के इनिशिएटिव्स को इसने एक साथ लिया है। कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं? सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एक्सटर्नल लिंक, द ईट हेल्दी कैंपेन एक्सटर्नल लिंक, फूड फोर्टिफिकेशन एक्सटर्नल लिंक। देखिए ईट राइट इंडिया का बेसिकली जो मोटो है वो क्या है, वो है ईट हेल्दी, चूज वाइज एंड ईट सेफ। मतलब हेल्दी खाना खाओ, वो खाओ, चूज करने में मतलब कि खाने में क्या खाना है आपको, ये चूज करने में आप ईमानदार रहो। और दूसरा ये कि आप सेफ खाना खाओ, है ना। तो 3 तरह के ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो किसके अंतर्गत आते हैं, ईट राइट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत आते हैं, उनके बारे में जरा समझते हैं। 3 तरह के इनिशिएटिव्स क्या है यहाँ पे। तो सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड यानी SNF एक्सटर्नल लिंक, ईट हेल्दी कैंपेन एक्सटर्नल लिंक, फूड फोर्टिफिकेशन एक्सटर्नल लिंक। इन तीनों के बारे में जरा समझते हैं। पहले ये क्या है, देखो SNF यानी कि सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एक्सटर्नल लिंक। सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एक्सटर्नल लिंक फोकस्ड ऑन सोशल एंड बिहेवियरल चेंज अराउंड फूड सेफ्टी एंड न्यूट्रिशन एट होम, स्कूल, वर्क प्लेस एंड ऑन द गो। ऑन द गो यानी कि आउटसाइड रास्ते में चलते समय, है ना।
तो एसएनएफ की अगर हम बात करें तो ये किस पर फोकस करता है, ये बेसिकली सोशल एंड बिहेवियरल चेंज पे फोकस करता है। कब, जैसे कि हम कहाँ कहाँ खाना खाते हैं, जहाँ से हम न्यूट्रिशंस ले सकते हैं, हम घर से ले सकते हैं, हम अपने स्कूल से, अपने वर्क प्लेस से, या हम बाहर से कहीं से भी, है ना। तो ईट हेल्दी कैंपेन एक्शनल लिंक क्या है ये? द ईट हेल्दी कैंपेन एक्शनल लिंक फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड्स इन द डाइट्स। अब ऐसा नहीं कि बेसिकली वही मैंने आपको बताया ना कि अति नहीं करनी चाहिए किसी चीज की। ज्यादा अगर आप किसी भी चीज पे फोकस करोगे तो वो चीज आपकी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। जैसे अगर आप ज्यादा मात्रा में शुगर कंज्यूम करते हो तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों के लिए ये दूसरा कैंपेन चला गया। तो बेसिकली 3 तरह के कैंपेन चला गया थे, मैं आपको बता रहा हूँ। एसएनएफ फूड एक्शनल लिंक, द ईट हेल्दी कैंपेन एक्शनल लिंक। एसएनएफ का मतलब हम क्या खाते हैं, कहाँ खाते हैं, बात समझ में आ रही है, होम पर, स्कूल पर, वर्क प्लेस पर, या चलते समय। दूसरा ईट हेल्दी कैंपेन एक्शनल लिंक, अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। ईट हेल्दी कैंपेन एक्शनल लिंक फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ हाई फैट, शुगर, सॉल्ट्स। कुछ लोग हैं जो ज्यादा तीखा खाते हैं, कुछ लोग हैं जो कम तीखा खाते हैं, कुछ लोग हैं जो नमक ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग हैं जो चीनी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो इसके बारे में भी एक कैंपेन चलाया गया। और तीसरा फूड फोर्टिफिकेशन एक्शनल लिंक। अब फोर्टिफिकेशन से जरा मतलब समझ लो। फोर्टिफिकेशन से मतलब ये होता है कि हम मिनरल्स, जैसे हम जो आटा वगैरह है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम बेसिकली जिंक का या फिर विटामिन ए, विटामिन डी, इन सब का एडिशन अलग से करते हैं। तो यही अलग से विटामिन्स का एडिशन करना ही क्या कहलाता है, फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। जैसे आपने नमक देखा होगा, तो नमक में एक आयोडीन नमक आता है, तो उसमें आयोडीन की मात्रा अलग से मिलाई जाती है ना। तो फूड फोर्टिफिकेशन एक्शन लिंक फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग 5 स्टेपल फूड। क्या क्या है वो स्टेपल्स? व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा, राइस, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट। इन 5 तरीकों में, यानी कि फ्लोर्स, राइस, ऑयल, मिल्क, सॉल्ट, है ना, इन 5 में अलग से विटामिन्स, मिनरल्स को ऐड करना, ये फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। तो मैंने आपको 3 चीजें बताई। पहला मैंने आपको बताया सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड एक्शनल लिंक, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि हम बेसिकली खाना जो खाते हैं वो कहाँ पर खाते हैं और कैसा खाते हैं, होम, स्कूल, वर्क प्लेस एंड ऑन द गो। दूसरा ये कि हम क्या खाते हैं और कितना खाते हैं। ईट हेल्दी कैंपेन एक्शनल लिंक फोकस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ हाई फैट, शुगर, सॉल्ट फूड्स इन द डाइट। और फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब हम अलग से जो हमारे 5 स्टेपल्स हैं, व्हीट फ्लोर, राइस, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट, है ना, इन सब में अलग से विटामिन्स, मिनरल्स, जिंक वगैरह को ऐड करना, ताकि जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उस क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो मेरे ख्याल से आपको ईट राइट इंडिया का ये पूरा का पूरा मूवमेंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फास्टैग की, यानी कि फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले ये कि आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना। अब देखिए ये फास्टैग क्या है। ये फास्टैग जो है एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम, आपको दिख भी रहा होगा, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, है ना। तो फूड की सेफ्टी के लिए ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, लेकिन किसके लिए है? बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। बिजनेस ऑपरेटर्स अक्रॉस द फूड वैल्यू चेन, यानी कि फूड मैन्युफैक्चरिंग से लेकर फूड की जो प्रोसेसिंग हो गई, फूड मार्केट में आ गया और कंज्यूमर पब्लिक के लिए वो कंज्यूम होने के लिए चला गया। तो इन सब की जो पूरा प्रोसेस है, उस सब में जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनकी ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन का ये प्रोग्राम है बेसिकली फास्टैग। FSSAI recommended that all licensed food business must have at least one trained and certified food safety supervisor, यानी कि फूड सेफ्टी सुपरवाइजर एक होना ही चाहिए। किनके लिए? लाइसेंस्ड फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए। अंडर फास्टैग फॉर एवरी 25 फूड हैंडलर्स इन ईच प्रीमिसेस, यानी प्रत्येक 25 फूड हैंडलर्स पे कम से कम एक जो है ट्रेंड एंड सर्टिफाइड फूड सेफ्टी सुपरवाइजर होना चाहिए, जो सुपरवाइजर फास्टैग के अंतर्गत ट्रेंड किया गया हो। बात क्लियर हो गई आपको? तो फास्टैग का बेसिकली जो यूज है, जो मतलब है वो क्या है? वो बेसिकली फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए है, उनको ट्रेंड करना, उनको सर्टिफाइड करना। अब इसमें कुल 16 तरह के कोर्सेस इन्वॉल्व हैं और 16 तरह के कोर्सेस को 3 लेवल में डिवाइड किया गया है, बेसिक लेवल, एडवांस लेवल और स्पेशल लेवल।
ये जो 16 तरह के कोर्सेस हैं इसको 3 तरीके के लेवल्स में इन्वॉल्व किया गया है। बेसिक लेवल की ट्रेनिंग, एडवांस लेवल की ट्रेनिंग और स्पेशल लेवल की ट्रेनिंग, है ना। इसको समझते हैं अभी आगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये एसोसिएशन अपने साथ है क्या। तो एसोसिएट विद अस, हमारे साथ कैसे एसोसिएट होते हैं? ट्रेनिंग पार्टनर्स। अब ट्रेनिंग पार्टनर्स क्या है जरा समझना अच्छे से। ऑर्गेनाइजेशंस हैव कैपेबिलिटी ऑफ imparting training in food safety can join hands, check eligibility and submit expression of interest। यानी कि बेसिकली ट्रेनिंग पार्टनर बनो। अब देखो एक तरह की चीज होती है ना, ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है? अंडर फास्टैग ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। ट्रेनिंग कौन प्रोवाइड करता है या सुपरवाइज कौन करता है? एक ट्रेंड और सर्टिफाइड एफएसएस यानी कि फूड सेफ्टी सुपरवाइजर उसको सुपरवाइज करता है ना। तो ट्रेनिंग जो पार्टनर्स हैं यहाँ पे, वो ट्रेनिंग पार्टनर्स ऐसे हैं कि जो एफएसएसआई इस तरह का सर्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो कुछ अलग से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी ऐसे हों जो इस तरह का सर्टिफिकेशन में इन्वॉल्व हों, वो सर्टिफाई करें, वो ट्रेंड करें, लेकिन उन इंस्टीट्यूट्स को भी खुद ट्रेंड होना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग पार्टनर्स का ये मतलब है यहाँ पे। ट्रेनर्स, डोमेन एक्सपर्ट्स फ्रॉम एकेडमिया, इंडस्ट्री और प्रोफेशनल्स आर बीइंग एनकरेज्ड टू गेट एसोसिएटेड अंडर फास्टैग। समझ में आ रही बात? जरा समझिए क्या है ये। ट्रेनिंग पार्टनर्स यानी कि इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं कि कौन, जैसे मान लीजिए कि मैं अगर आपसे एक नॉर्मल लेवल की बात करूं तो कई सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। वो गवर्नमेंट कॉलेजेस क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट कॉलेजेस हमें इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री प्रोवाइड करते हैं, हमें ट्रेंड करते हैं इंजीनियरिंग में, है ना, तकनीकी विभाग में हमें ट्रेंड करते हैं। लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे लेवल के हमारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो हमें उसी लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अब FSSAI जो है वो सबको ट्रेंड नहीं कर सकता ना, तो कुछ ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स भी इनके साथ इन्वॉल्व होते हैं जो ट्रेनिंग पार्टनर्स खुद फास्टैग का सर्टिफिकेशन किए हुए हों, एडवांस और स्पेशल लेवल का, और दूसरा ये कि ये जो पार्टनर्स हैं इनको पूरी की पूरी नॉलेज हो और ये सर्टिफाइड हो FSSAI से, और ये आगे चल के जो ये हमारा सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है उसके तहत फूड बिजनेस ऑपरेटर को ट्रेंड करें। तो ये हो गए ट्रेनिंग पार्टनर्स। दूसरे हो गए ट्रेनर्स। अब ट्रेनर क्या होते हैं? ट्रेनर वो होते हैं जो अपने डोमेन के एक्सपर्ट होते हैं, जो ट्रेंड करते हैं, है ना, वो ट्रेनर्स हो गए। और तीसरे हो गए ट्रेनी, जो ट्रेंड किए जाते हैं। ये हमारे हो गए पहले वाली, ये हो गए इंस्टीट्यूट्स। ये हमारे हो गए ट्रेनर्स जो ट्रेंड करते हैं, और ये वो जो ट्रेनी जो ट्रेंड होते हैं, है ना। तो एनी पर्सन हु आर इन बिजनेस और इंटेंड टू बिकम इन्वॉल्व इन फूड बिजनेस, स्टूडेंट और फूड प्रोफेशनल्स कैन बी ए सर्टिफाइड फूड सेफ्टी ऑफिसर या सुपरवाइजर। देखो बेसिकली जो ये फास्टैग का जो सर्टिफिकेशन है ये क्या करता है? ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है 3 लेवल पे। पहले लेवल पे वो क्या करता है कि वो अपने साथ कुछ ऐसे ट्रेनिंग पार्टनर्स को इन्वॉल्व करता है, उन ट्रेनिंग पार्टनर्स को वो सर्टिफाइड करता है, ट्रेंड करता है। ट्रेंड करने के लिए डोमेन एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए हमारे कई सारे ट्रेनर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब हमारे इंस्टीट्यूट्स हो गए, हमारे ट्रेनर्स हो गए। अब किसको ट्रेंड करेंगे? ट्रेनीज को ट्रेंड करेंगे। और ट्रेनीज कौन है? जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं। अब ये फूड बिजनेस ऑपरेटर कोई भी हो सकता है ना। तो इनको ट्रेंड करना और इनको सर्टिफाई करना, तो ये FSSAI के अंतर्गत जो ये फास्टैग है इसका इस्तेमाल, इसका जो रोल है वो यही है। अब देखिए बेसिकली ये जो है ना, ये ट्रेंड एंड सर्टिफाइड पर्सन इन एवरी बिजनेस प्रेमिसेस। अब बिजनेस प्रेमिसेस में जो सुपरवाइजर्स हैं वो क्या करते हैं? वो कई सारे तरीके के, जो हमारे, मैंने आपको 3 तरीके बताए ना, 3 लेवल बताए कोर्सेज के। पहला हमारा क्या हो गया? बेसिक लेवल का कोर्स, फिर हो गया हमारा एडवांस लेवल का कोर्स, फिर हो गया हमारा स्पेशल लेवल का कोर्स। तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे स्पेशल लेवल के प्रोडक्ट्स में आते हैं। पैकेजिंग जो हमारा है वाटर का, ये भी हमारा स्पेशल लेवल के प्रोग्राम्स में आता है। इस बात का जरा ध्यान रखना आप, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग जो है एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज जो है ये हमारा बेसिक में भी आ सकता है और एडवांस में भी आ सकता है। लेकिन 2 इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स
और दूसरा पैकेजिंग वाटर, ये दोनों हमारे स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेंड किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रोल क्या है जरा समझिए, और ये काफी टेक्निकल पॉइंट्स हैं, इनको जरा अच्छे से ध्यान रखिएगा। सेक्शन 2.1.2 एंड 2.1.3 ऑफ चैप्टर 2 में ये डिफाइन किया गया है। इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर ऑफ FSS रेगुलेशन 2011 emphasizes the need of training for designated officers and FSOs. Section 16(3)(h) of the Food Safety and Standards Act 2006 prescribes that the Food Authority shall provide, whether within or outside their area, training programs in food safety and standards for the persons who are or intend to become involved in food businesses, whether as a food business operator or employees or otherwise, implementing by training division. पहले तो आप ये जरा ध्यान रखिएगा कि किस तरह से 2.1.2 एंड 2.1.3 किसमें चैप्टर 2 में ही है ना, ये चैप्टर 2 का पहला सेक्शन का सेकंड सबसेक्शन और चैप्टर 2 का पहले सेक्शन का थर्ड सबसेक्शन, ये जो है ये किसके लिए है? इन्फोर्समेंट स्ट्रक्चर एंड प्रोसीजर्स ऑफ FSS रेगुलेशन 2011, जो ये बताते हैं कि किस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम की नीड है एक डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के लिए या फिर FSOs के लिए। डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हमारे जो FSS हो गए, यानी कि फूड सेफ्टी सुपरवाइजर्स हो गए, जो सुपरवाइज करते हैं, जो हमारे किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर के यहाँ इन्वॉल्व होते हैं, उसके फूड्स को सुपरवाइज करते हैं ताकि पब्लिक हेल्थ के लिए हमारा जो फूड है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे सेफ होके जाए। और फूड सेफ्टी जो ऑफिसर्स होते हैं वो बेसिकली रेड वगैरह मारने के लिए जाते हैं, है ना, बाहर के जो आउटसाइड के जो वेंडर्स हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, उनके यहाँ रैंडमली चेक करने के लिए। तो इस बात का जरा ध्यान रखिएगा। ये सब जो प्रोग्राम है, जो रोल है, वो बेसिकली कहाँ डिफाइन है? 2.1.2 एंड 2.1.3 और सेक्शन 16(3)(h) of the Food Safety and Standards Act 2006 prescribes that food authority shall provide whether within or outside their area training programs। फूड अथॉरिटी को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जरूर इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो अपने यहाँ जो इम्प्लॉयज हैं या कोई भी जो उसके यहाँ एज अ एम्प्लॉय या फूड बिजनेस ऑपरेटर की तरह वर्क कर रहा है, वो ट्रेंड होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिला दिया और कुछ भी खिला दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्यों जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की? क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल चाहिए हमें। बेसिकली हमें क्या डाइट देनी है, कितनी डाइट देनी है कि टेस्ट भी ना बिगड़े और पब्लिक हेल्थ को कोई इश्यू क्रिएट ना हो। यानी क्वालिटी कंट्रोल इन फूड इंडस्ट्री फोकसेस ऑन अडॉप्टिंग सेट ऑफ मेजर्स और सेटिंग क्राइटेरिया टू मेंटेन क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट्स। Quality checks should be adopted from the points of procurement till service or delivery, ensuring the quality is not just the responsibility of a single individual of the organization, यानी कि किसी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। System that ensures that all procedures are implemented thoroughly, proper auditing of the system, procurement and procedures processes by an external agency from time to time। अब ये 5 पॉइंट जो हैं ये बताते हैं कि क्यों हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वो फूड बिजनेस ऑपरेटर्स कहीं आगे चल के, देखिए 2 तरीके की चीजें होती हैं। आगे चल के कहीं वो ऐसा ना करने लगे कि ज्यादा प्रॉफिट के लिए मिलावट वगैरह करने लगे, अपने क्वालिटी से के साथ समझौता करना शुरू कर दें। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम और एक सुपरविजन क्या, देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या करता है? ट्रेंड करता है लोगों को कि आपको किस तरह से पब्लिक हेल्थ के इश्यूज को मद्देनजर रखते हुए इन सारी चीजों पे काम करना है। ये सर्टिफिकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और दूसरा एक सुपरविजन भी जरूरी होता है कि ऐसा तो नहीं कि आगे चल के आप लोग ज्यादा लालच के मारे कुछ भी खिला रहे हैं लोगों को। तो इसीलिए FOSTEC मतलब एक तरह से सुपरविजन भी करता है और टेस्टिंग का ट्रेनिंग का सर्टिफिकेशन का प्रोग्राम भी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। हमने आपको आगे बताया भी था। देखिए 5 तरह के फूड्स हैं। कौन कौन से? व्हीट, सॉल्ट, ऑयल्स, राइस और मिल्क, है ना। इन अक्टूबर 2016 FSSAI ऑपरेशनलाइज द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स, यानी कि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड रेगुलेशंस 2016 फॉर फोर्टिफाइंग स्टेपल्स। 5 तरह के स्टेपल्स हैं: व्हीट फ्लोर्स,
rice, oil, milk and salt to improve their nutritional content. Fortification is the addition of key vitamins and minerals such as iron, iodine, zinc, vitamin N, vitamin D to staples food such as rice, wheat, oil, milk and salt. तो फोर्टिफिकेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। कुछ अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स, कुछ अलग तरह के विटामिन, कुछ अलग तरह के मिनरल्स, इन सबको ऐड करना, किसमें 5 तरह के स्टेपल्स हैं, व्हीट फ्लोर में, राइस में, ऑयल में, मिल्क में एंड सॉल्ट में, क्योंकि ये नेसेसरी फूड्स हैं, नेसेसरी गुड्स हैं, ये पर डे बेसिस पे कंज्यूम होते ही होते हैं, है ना। तो इसमें ऐसा इन्वॉल्वमेंट हो विटामिन का, मिनरल्स का, आयोडीन्स का, कि आगे चल के पब्लिक हेल्थ जो है वो सुधर जाए। अब क्लीन स्ट्रीट फूड, अब देखिए एक बार जरा समझिए, मेजोरिटी ऑफ इंडियंस बाहर खाना खाते हैं, और बाहर में कहाँ खाना खाते हैं, बाहर में जो लोग बाहर खाना खाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मेजोरिटी तो होम पे कंज्यूम करती है फूड, लेकिन जो लोग बाहर खाना खाते हैं वो बाहर में हमेशा होटल्स में या फिर एफएसआई लाइसेंस्ड फूड ऑपरेटर्स के पास नहीं जाते हैं, वो स्ट्रीट वेंडर्स के पास जाते हैं, है ना। तो टू इंश्योर हेल्थ, हाइजीन एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ स्ट्रीट फूड फॉर ऑल कंज्यूमर्स, तो बेसिकली उन स्ट्रीट फूड वेंडर्स को भी ट्रेंड होना पड़ेगा, और केवल ट्रेंड ही नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखो एक सीधी सी बात है, जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं वो बेसिकली इकोनॉमिकली बहुत अपलिफ्टेड नहीं होते हैं। तो सबसे पहली बात यह कि उनका जो फूड है, जैसे मान लो कि जैसे मैं लखनऊ में रहता हूं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे एक बर्गर वाला था, है ना, अभी भी है, जो बर्गर लगाता है, और बेसिकली उसका बर्गर काफी फेमस है पूरे लखनऊ में। तो इस तरह के लोगों को एनहेंस करना, इनकी ब्रांड को ग्लोबलाइज करना, ये भी क्लीन स्ट्रीट फूड का एक तरह का प्रोजेक्ट है, जो ये इंश्योर करता है, एफएसआई का एक तरह का ये भी इनिशिएटिव है जो ये इंश्योर करता है कि आपको इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करेंगे, आपको ग्लोबल ब्रांड बनाएंगे, इवन आप अगर एक स्ट्रीट फूड वेंडर हो तो भी। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, हाइजीन का ध्यान रखना है, और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना है सारे कंज्यूमर्स के लिए। तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ प्रोजेक्ट क्लीन स्ट्रीट फूड जो है वो स्टार्ट हुआ। जैसे आप कभी गोलगप्पे, पानी पूरी वगैरह खाते हो तो क्या होता है, आप देखे होंगे कि जो भी व्यक्ति आपको पानी पूरी वगैरह खिलाता है तो वो सीधे हाथ को पानी में डुबोता है, या फिर अब जो लोग इस्तेमाल करने लगे हैं वो क्या करने लगे हैं, वो हाथ में वो पॉलिथीन का ग्लव्स ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हाइजीन को एक तरह से इंप्रूव करने का तरीका ही तो है। जैसे जब आपने देखा होगा कि कई सारे स्ट्रीट वेंडर्स भी ऐसे भी हैं जो अपने बालों में एक तरह का कैप लगाए रहते हैं हमेशा। क्यों लगाए रहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि बाल जो हैं वो टूट कर, क्योंकि बाल झड़ते हैं हमेशा, तो बाल टूट कर खाने वगैरह में जाए। तो इन सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं उनको इम्प्रूवमेंट देने के लिए, अब ऐसा तो नहीं कि मैं उनको अगर बोलूंगा कि मैं अगर एक एफएसओ हूं या फिर मैं फूड सेफ्टी ऑफिसर हूं तो मैं ये जाके, या फिर मैं एफएसआई से इन्वॉल्व हूं तो मैं ये जाके उनको बोलूंगा कि भाई साहब कल से आप जो है हेयर बैंड लगा के आना और हाथ में ग्लव्स पहन के आना, यार वो इतना इकोनॉमिकली अपलिफ्ट नहीं होता है। तो वो ये सारी चीजों पे खर्चा करने की बजाय ये सोचेगा ना कि मैं कैसे 2 पैसे और बचाऊं। तो ये एफडबलएसएआई को इसको यहाँ पे मेजर करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा और उनकी मदद करनी पड़ेगी। तो जरा 3 पॉइंट्स को ध्यान रखिए ऑब्जेक्टिव्स को, to ensure health, hygiene and safety standard of street food for all consumers, to ensure social and economic uplift of street food vendors community by helping them in improving quality of offering, thereby attracting more consumers, more customers, to enhance the popularity of street food by transforming it into a global brand by itself. ये 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली स्ट्रीट फूड। अब बात करते हैं डार्ट की। अब डार्ट जब भी कभी आए तो सीधे एक बात का ध्यान रखना, अडल्ट्रेंट्स का। तो आपको दिख रहा होगा कि ये इतनी स्वादिष्ट मिठाइयां दिख तो रही हैं लेकिन इसमें मिलावट बहुत होगी, है ना। तो अडल्ट्रेशन लोअर्स द क्वालिटी ऑफ फूड एंड समटाइम्स टॉक्सिक केमिकल्स आर आल्सो एडेड व्हिच कैन बी हजार्डस टू हेल्थ।
यानी खाने में तो स्वादिष्ट लगता है लेकिन उसके बाद पेट खराब हो जाता है। तो इन सब अडल्ट्रेंट्स को अवॉइड करने, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, इंडिया में ना लोगों को गंदा खाने की आदत पड़ चुकी है। हमें गंदा खाना ही खाना है। क्यों? क्योंकि वो 2 पैसे सस्ता होता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में आपने छोले खाए होंगे, चने के छोले बनते हैं ना छोले भटूरे के साथ। अब वो जो छोले हैं, वो छोले, अब लखनऊ के लोगों की मेंटेलिटी देखो जरा भाई साहब। वो जो छोले होते हैं ना, उस छोले में चाय की पत्तियां डाली जाती हैं। क्यों? क्योंकि उससे रंग काला होता है हल्का सा। अब काले रंग से क्या होता है? काले रंग से ये होता है कि लोगों को लगता है कि बहुत तगड़े मसालों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो सोचो ना यार, कलरिंग के लिए अडल्ट्रेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाय की पत्ती वो भी खाने में। वो भी किस लिए? केवल और केवल ये दिखाने के लिए कि बहुत मसाले का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सब क्या है? ये हजार्डस है ना हेल्थ के लिए। तो भाई कंज्यूमर्स को भी होना पड़ेगा स्मार्ट। और जो वेंडर्स हैं, चाहे वो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हों, चाहे वो कोई भी वेंडर हो, चाहे वो बड़े फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हों, उन सबको भी इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अडल्ट्रेंट्स का मिलाना हिंदुस्तान में तो आम बात है। बिना मिलावट के तो खाना कभी मिल ही नहीं सकता। अडल्ट्रेंट से क्या होता है? क्वालिटी लो होती है, टॉक्सिक केमिकल्स ऐड किए जाते हैं जो कि हजार्डस हो सकते हैं हेल्थ के लिए। अब इन्हीं सब को चेक करने के लिए डार्ट आया। और डार्ट आया तो क्या बोला कि डिटेक्ट अडल्ट्रेशन विद रैपिड टेस्ट बुकलेट इज अ कंपाइलेशन ऑफ कॉमन क्विक टेस्ट। मतलब कई सारे टेस्ट यहाँ पे लिखे गए हैं। आप ये भी बुक्स ले सकते हो और जाके जब कभी भी खाना खाने जाओ तो वहां पे आप इनके माध्यम से वहां पे खाने की टेस्टिंग कर सकते हो। टेस्ट ऑफ डिटेक्शन ऑफ फूड adulterants at a household by the citizen themselves so as to induce awareness among consumers। मतलब आपको पता होना चाहिए कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना। जैसे भारत में क्या होता है, बेसिकली गाय दूध नहीं देती तो एक इंजेक्शन लगा जाता है और फिर वो दूध देती है। तो सोचो जो गाय इंजेक्शन से दूध दे रही है, उस इंजेक्शन वाले दूध को आप पीते हैं तो आप हेल्थ में क्या बहुत ताकतवर बनेंगे? नहीं भाई साहब, आप वैसे के वैसे ही बन जाएंगे बीमार, जैसे वो गाय जिस हिसाब से दूध देती है। तो इतना समझ के चलना है हम लोगों को। चलिए अब मैं बात करता हूं भोग की। ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड। यानी भोग क्या है? जैसे बोलते ना भोग चढ़ाया गया है, तो भोग एक तरह का प्रसाद है। अब भोग आपको पता होगा, जैसे अगर आप लंगर वगैरह में जाते हो तो वहां पे खाना चढ़ाया जाता है, खाना खिलाया जाता है ना, वो भी एक तरह का भोग है। आप अगर वैष्णो देवी वगैरह जाओ तो वहां पे भी लंगर वगैरह चलते रहते हैं, तो वो भी क्या है? भोग है। जैसे अगर मैं फिर से बताऊं कि मैं लखनऊ का हूं, तो लखनऊ में जब बड़े मंगल वगैरह चलते हैं ना, जेठ के मंगल जो होते हैं, तो उन मंगल में हनुमान जी का प्रसाद वगैरह चलता है। तो कई सारे लोग अपना इस तरह से भोग चढ़ाते हैं और लोगों में बंटवाते हैं। तो बेसिकली ये भोग को भी हाइजीन होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भगवान के नाम पे कुछ भी खिला दिया। तो लॉन्च इन 2018 बाय FSSAI। जैसे कि मथुरा वगैरह में क्या है, अन्नपूर्णा वगैरह है ना, रेस्टोरेंट्स वगैरह है, तो ये बहुत कम रेट में 1 रुपए में 2 रुपए में पूरा का पूरा अनलिमिटेड फूड्स अवेलेबल कराते हैं। प्लेस ऑफ वर्शिप। प्लेस ऑफ वर्शिप को बेसिकली POW लिख के जाता है, तो इस बात का जरा ध्यान रखना। जैसे ये लिखा हुआ है POW पो, है ना, तो प्लेस ऑफ वर्शिप इसका मतलब होता है। प्लेस ऑफ वर्शिप आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड फूड सर्व्ड इन दीज प्लेसेस इज रिगार्डेड एज प्योर एंड सेक्रेड। मतलब जो फूड यहाँ पे मिलता है उसको बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट दी जाती है, बहुत ज्यादा ये प्योर होते हैं। ऐसा मानता है कि भगवान के अपने खाने में अगर मक्खी गिर जाए तो आदमी निकाल के खा ले, लेकिन भगवान के खाने को अगर मक्खी छू गई तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इम्प्योर हो गया, है ना। तो बहुत इज्जत, सम्मान और प्योरनेस के साथ इसको बनाया जाता है। तो भोग जो है, ब्लिसफुल हाइजीनिक ऑफरिंग टू गॉड इज अ पार्ट ऑफ द ईट राइट इनिशिएटिव टू एनकरेज। पॉ का मतलब समझ गए ना, प्लेस ऑफ वर्शिप, जैसे मंदिर हो गया, आदि हो गया, है ना। इनिशिएटिव्स टू एनकरेज पॉ टू adopt and maintain food safety and hygiene while preparing prasad या food, and includes training the food handlers and vendors in and around the premises of the POW। तो मेरे ख्याल से आप इतनी बात समझ चुके होंगे, है ना।
फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स। सबसे पहले देखो लोगों को गलतफहमी क्या हो जाती है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स का मतलब, लोग ये समझ बैठते हैं कि जो वैन वगैरह है ना, वो जिसमें खाने जो है वो लोगों के सामने आते आते रहते हैं, मतलब कि मूवेबल वैन जो है, मोबाइल वैन जिसको बोलते हैं, मोबाइल रेस्टोरेंट जिसको बोलते हैं, तो ये मोबाइल रेस्टोरेंट नहीं है, पहले तो ये गलतफहमी दूर कर लेना है। बेसिकली जो फूड्स की टेस्टिंग वगैरह होती है वो कहाँ पे होती है, लैब्स में होती है। अब लैब्स या कि फूड बिजनेस ऑपरेटर जो है वो लैब वहां से जाके लैब तक लेके आना पूरा फूड, तो ये थोड़ा सा टफ टास्क माना जाता है। इसके लिए मोबाइल वैन्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये मोबाइल यूनिट्स जो है ये एक तरह की लैब है, मतलब चलने वाली लैब आप जिसको बोल सकते हो। जरा समझिए, टेस्टिंग ऑफ फूड टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस अमंगस्ट कस्टमर्स दैट फूड इज सेफ टू ईट is an important part of food safety ecosystem. However, number of spread of food testing labs in the country is grossly inadequate. While Food Safety and Standards Authority of India is working towards having more food testing labs, both in public as well as private sector. मैंने आपको बताया था कि पब्लिक सेक्टर के भी होते हैं, यूटीज की भी होती हैं और प्राइवेट लैब्स भी होती हैं, NABL एक्रेडिटेड लैब्स भी होती हैं, है ना। It has also initiated a scheme to provide mobile units या mobile labs for food testing to reach out to customers, consumers through as many touch points as possible. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पॉइंट हमारा है, जो लास्ट इनिशिएटिव है वो फूड स्मार्ट कंज्यूमर। सीधी सी बात है, हमें कैसा होना पड़ेगा, हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। फूड स्मार्ट कंज्यूमर पोर्टल इज एन ऑनलाइन platform developed to provide credible information to consumers about food safety, hygiene and nutrition. Major highlights of the website includes claim mythbusters, smart buying guides, consumer rights guidance, notes of consumer interests, and access to resource gallery comprising of popular publications of FSSAI. तो बेसिकली फूड कंज्यूमर्स को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। इसके लिए वो फास्टैग तो हालांकि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए है, इसके लिए वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या अपने पास जो वो रिसोर्स बुक्स हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो डाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अपनी डाइट को लेकर बहुत सजग होना पड़ेगा उनको। तो यही एक फूड स्मार्ट कंज्यूमर, यानी कि हमें बेसिकली फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी कंट्रोल करना है और हमें अपने कंज्यूमर्स को भी क्या करना है, उनको स्मार्टनेस देनी है कि वो क्या खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं, क्या उनका हक है खाने का, तो ये सारी चीज़ें भी उनको पता होनी चाहिए। तो चलो भाई लोग, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और उम्मीद है कि आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रखो। अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, पसंद आती हैं, तो कृपया लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं और आने वाले आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। मोस्ट ऑफ द थिंग्स हम लोगों ने कवर कर रखी है। अब रहा एरर का पार्ट, आप उसको कवर कर सकते हैं आराम से, इंग्लिश एरर का। तो चलिए अच्छे से एग्जाम दीजिए। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बधाइयाँ इसलिए क्योंकि एग्जाम हो रहा है, शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। तो चलिए, दुआओं में याद रखना। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अब फूड सेफ्टी ऑफिसर्स पे आज की ये क्लास हमारी अंतिम क्लास होगी। धन्यवाद।